ये इतनी शांति क्यों है भाई? तूफान आने के पहले की शांति है क्या है? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? एक शोले पिक्चर में बड़ा फेमस डायलॉग है ना? गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं नीरज, कमल, अभिषेक, उमेश और भी कई सारे स्टूडेंट्स होंगे निश्चित तौर पे। तो हम लोग कल जहां थे उससे आगे बात करते हैं। कल मौर्य कला पे बात लास्ट में हो रही थी, है ना? और मौर्य कला पे जब हम बात कर रहे थे तो उसके जो महत्वपूर्ण पहलू थे वो सब आपको बताए गए थे। स्थापत्य के बारे में, मूर्ति कला के बारे में, है ना? विहार का एक बेसिक कॉन्सेप्ट, स्तूप का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और स्तंभ तो चूंकि मौर्यों के साथ जुड़ा ही हुआ है, अशोक के साथ, उसी की बात हो रही थी, उसमें कुछ नया तो था नहीं, है ना? वो भी आपको बताया गया था। बस एक छोटी सी बात ऐसे ध्यान रखने वाली, केवल सुनने वाली बात है ये कि कोई भी जैसे इस तरह के राजतंत्र जो होते हैं, जो वंश होता है, उनका उत्थान पतन होता रहता है। एक वंश का शासन मतलब परिवार का शासन जो होता है, मतलब पिता पुत्र फिर पौत्र, ऐसे करके जो परंपरा चलती है ना, वंशानुगत व्यवस्था होती है, ठीक है। कभी न कभी वंश कमजोर पड़ जाता है वो, और फिर कोई ना कोई नए वंश का शासन स्टैब्लिश होता है, किसी न किसी नए वंश का, ठीक है। जब भी वंश कमजोर पड़ता है, ठीक है, तो उसमें एक कारण जरूर होता है, अयोग्य उत्तराधिकारी। बोलना नहीं है, मतलब एक आइडिया रखना आपको। आगे बहुत सारे राजवंश आएंगे और जाएंगे, ठीक है। अयोग्य उत्तराधिकारी एक रीजन होता है। जब अयोग्य उत्तराधिकारी होते हैं तो उनकी अधिकारियों पे पकड़ उतनी नहीं रह जाती है, तो अधिकारी किसी न किसी रूप में अत्याचार करने लगते हैं, ठीक है। उसी से कनेक्टेड दूसरा रीजन होता है। और जो तीसरी महत्वपूर्ण बात यह होती है कि मान लो आप किसी एक सत्ता से शासन कर रहे हैं, जैसे कोई पटना की ही बात करें, यहां से शासन हो रहा था, तो पटना से अफगानिस्तान के इलाके पे, पाकिस्तान पे, कश्मीर पे, गुजरात पे, महाराष्ट्र पे, कर्नाटक पे, ठीक है। उस युग में नियंत्रण बनाए रखना इतना आसान काम नहीं था जब हम शासन की बात करते हैं। समझ में आ रही बात? जैसे अयोग्य उत्तराधिकारी होंगे ना, तो सीमावर्ती जो होंगे, जो सबसे दूर वाले में होंगे, उन सब में आप देखोगे एक विरोध की स्वर उठने लगेगी, मतलब मौका मिलते ही, ठीक है, मौका मिलते ही। तो पहला कारण जो मैंने आपको एक बताया कि अयोग्य उत्तराधिकारी, दूसरा अधिकारियों के अत्याचार, तीसरा जो सुदूरवर्ती भूभाग होंगे वहां पे एक अलग राज्य की महत्वाकांक्षा, और इसी पे यदि विदेशी आक्रमण हो गया, दो तरह से आक्रमण, एक समुद्री मार्ग से आक्रमण, ये वाला जो आक्रमण हुआ है या घुसपैठ हुई है, ये एक तरह से मेडिवल और मॉडर्न एरा में हुई है, जो मॉडर्न इंडिया में पढ़ा हमने उसके बारे में। वरना जो आक्रमण होता था ये पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे, यहां देखोगे हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला है, यहां दर्रा है बहुत सारी। क्योंकि ये जो इलाका है अपना, सिंधु नदी घाटी और गंगा नदी घाटी, पंजाब वाला, और ये गंगा का मैदानी इलाका और पंजाब का, पाकिस्तान का इलाका, ये बहुत उपजाऊ इलाका है। पाकिस्तान का इलाका भी बहुत उपजाऊ है, जो पंजाब 5 नदियों वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, बहुत उपजाऊ इलाका है। और आसपास देखोगे ना आप, जैसे उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये 3-4 एरिया को देखोगे आप, चाइना की तरफ जा नहीं सकते क्योंकि उसने अब दीवार बना दी है। ईरान में कभी ना कभी अक्सर कोई ना कोई एक मजबूत सरकार आ ही जाती थी, कमजोर भी रहती थी। तो यदि वो मध्य एशिया से, ठीक है, मध्य एशिया से या तो ऊपर नॉर्थ की तरफ जाएंगे या साउथ की तरफ आएंगे। साउथ की तरफ आएंगे तो भारत एक बहुत ही उनके लिए, आप कह सकते हो, एक आकर्षक क्षेत्र है। दो ही मकसद से आक्रमण होता था, या तो लूटपाट करके हट लिए, कट लिए, या फिर यहीं पे सेट हो लिए। ज्यादातर सेट होने के मकसद से ही आक्रमण, क्योंकि यहां पे जीवन थोड़ा बेहतर रहा है ना, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अब एक केंद्र से यहां भी नियंत्रण बनाए रखना उस दौर में, आज की तरह टेक्नोलॉजी तो है नहीं, तो आसान काम कभी नहीं रहा है।
जब जब कोई बड़ा राज्य उभर कर आता है ना, कॉन्सेप्ट है ये, जब भी कोई एक बड़े भूभाग पर शासन करेगा तो उसको विकेंद्रीकरण के तत्वों का सामना करना ही पड़ेगा। समझ में आ रही बात ना? मतलब शासक योग्य है तो उसने बैलेंस बना लिया, अगला शासक योग्य है तो उसने भी बैलेंस बना लिया। ये आज की तरह सिस्टम तो है नहीं, मतलब कि मुख्यमंत्री आएंगे जाएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, आप बैठे हुए हैं सिस्टम बनाए रखने के लिए। प्रधानमंत्री बहुत अच्छा बोलते हो, प्रधानमंत्री नहीं बोलते हो। मनमोहन सिंह जी के बारे में सुना होगा आपने, है ना, कम बोलते हो। दोनों ने अपने तरीके से शासन एक कर रहे हैं और एक पहले किया उन्होंने, बट आप सिस्टम है ना उसको स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं, कंटिन्यूटी प्रदान करते हैं जो आईएएस ऑफिसर होते हैं। वहां पे ऐसा कोई सिस्टम, शासक बदलते ही बहुत सारी चीजें बदलने लग जाती थी। तो अभी ही बैठा लीजिए, बार बार हमें, चूंकि इसका मेन से कोई रिलेशन है नहीं, ठीक है, तो वंशों का उत्थान पतन एक शाश्वत नियम जैसा है। कुछ कॉमन कारण रहते हैं, अयोग्य उत्तराधिकारी, अधिकारियों पर नियंत्रण कमजोर होना, सीमावर्ती इलाके या अलग अलग कुछ भौगोलिक यूनिट बन जाते हैं, वहां पे विरोध का स्वर उभरना, विदेशी आक्रमण, राज्य का आर्थिक आधार कमजोर होना, ठीक है। ऐसे करके 4-5 कॉमन कारण होते हैं जो गुप्तों के पतन में, तो कुषाणों के पतन में, तुर्कों के पतन में, मुगलों के पतन में, सब में अपना योगदान ये। याद है जब मुगलों के पतन की बात कर रहे थे हम मॉडर्न इंडिया में पहली क्लास में, है ना, उसमें भी बताया था कि भाई इतने बड़े भूभाग पर नियंत्रण स्थापित करना, सीमावर्ती इलाकों में औरंगजेब विद्रोह को दबाने में ही परेशान रहता था। कभी महाराष्ट्र भागता था, कभी वो पाकिस्तान भागता था, कभी वो बंगाल भागता ही रहता था, वो कभी तमिलनाडु भागता था। पढ़ेंगे भी हम लोग मुगल इंडिया में जब आएंगे तो, अभी इंसेंट के बाद, ठीक है। उसी में आपको याद होगा नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण भी हो लिया, याद है। राज्य का आर्थिक आधार भी कमजोर, आर्थिक आधार कमजोर तो सैन्य आधार कमजोर। कुछ भी चेंज नहीं होगा यहाँ पे, इक्का दुक्का बात है। अशोक की अहिंसा की नीति से ये नुकसान हुआ, तो ये ऐसे पढ़ लीजिएगा किताब में, क्योंकि कोई डिबेट का हमें तो मेंस का कोई मतलब है नहीं इसमें, इसलिए आप जस्ट रीडिंग करके निकल जाइएगा आप उसको। तो 4-5 कारण बताएं, वो ध्यान रखिएगा, कभी ऑब्जेक्टिव में आए तो ये कारण तो होंगे ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शीर्षक दें, लिखिए मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में आप हम कहेंगे 2nd सेंचुरी बीसी से बहुत लंबी अवधि है, 3rd सेंचुरी एडी। वैसे तो देखो मौर्योत्तर काल का मतलब मौर्यों के बाद कुछ भी, ठीक है। एक देखोगे शब्द के रूप में मौर्योत्तर काल, बट एक नाम दे दिया गया है मौर्योत्तर काल, क्योंकि इसमें कोई एक नाम देने से बात नहीं बनती। जैसे हम कहते हैं कुषाण काल, शक काल, शुंगों का शासन, संगम काल, तो बात नहीं बन पाती है। गुप्तों को एक अलग से मान लिया जाता है कि हाँ वहां के बाद चीजें थोड़ी बदली थी, इसके बाद गुप्त काल पढ़ते हैं। हिस्ट्री में जब हम मौर्योत्तर काल वर्ड यूज करते हैं तो दो तरह से, एक तो हो गया जो पढ़ रहे हैं टॉपिक के रूप में, वरना मौर्योत्तर काल का मतलब 3rd सेंचुरी एडी के बाद का भी काल आ जाएगा। दिमाग खुला रखना है। हम एक यूनिट के रूप में पढ़ते हैं 2nd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी, ठीक है। यहां पे बहुत सारे राज्य हैं छोटे छोटे, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। एक राजनीतिक परिचय सा लेंगे हम, ठीक है। लगेगा इसमें टाइम थोड़ा, 1-1.5 घंटा, काफी बिखराव है, उसको समेट लेंगे अभी हम लोग। इसके बाद हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काल अर्थव्यवस्था को लेकर जाना जाता है, ठीक है। और समाज, ठीक है, अर्थव्यवस्था, समाज, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कला, है ना। कला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब बात करूंगा तभी मैं बताऊंगा, है ना।
4 सेगमेंट रहेंगे, राजनीतिक परिचय, अर्थव्यवस्था, समाज और कला। ठीक है। जब हम बात करते हैं इस समय राजवंशों की, तो वैसे भी ध्यान रखिएगा कि एक मान लीजिए मोटे तौर पे विंध्य पर्वत, ठीक है, आप अपने मैप के अकॉर्डिंग देखिएगा, ज्योग्राफी के, बट एक मैं खाका खींच दे रहा हूं, विंध्य पर्वत है ना का जो इलाका है ना, और कृष्णा नदी, ठीक है, कावेरी नदी है ना, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ठीक है, यहाँ गोदावरी नदी, ठीक है। समझने के लिए थोड़ा जरूरी है कि लगभग विंध्य पर्वत के ऊपर कई राज्य भी होते हैं, नहीं तो फिर एक राज्य का शासन बंगाल से लेकर के पाकिस्तान वाले इलाके तक आसान होता है यहां पे कंट्रोल करना किसी को भी। हरियाणा, यूपी, पंजाब, बिहार, बंगाल, इन सब इलाकों पर नियंत्रण रखना है ना। अक्सर देखा गया है कि विंध्य पर्वत से लेकर के इधर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वाले इलाके में, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वाले इलाके में, मतलब ये पूरा एक यूनिट बन जाता है। ये मान लो जैसे एक यूनिट हो गया ए, तो ये बन जाता है बी। इसमें महानदी से लेकर के गोदावरी नदी के बीच में भी एक यूनिट बन जाता है। अक्सर वहां देखोगे जैसे नदियां या पर्वत प्राकृतिक सीमा का काम करती हैं। जब छोटे छोटे राज्य बनेंगे तो उस एरिया में आपको कोई ना कोई एक राज्य दिख जाएगा। और कृष्णा के नीचे, ठीक है, कृष्णा से नीचे देखोगे आप तो अक्सर ये भी एक यूनिट बन जाता है। तुंगभद्रा नदी भी है वैसे, जिसका कृष्णा पर नियंत्रण है, वो तुंगभद्रा तक भी कई बार नियंत्रण करेगा। नदियों के बारे में अभी बहुत ज्यादा आपको आइडिया ना हो तो बस केवल मोटे मोटे एक नाम रख लीजिएगा कि विंध्य पर्वत से ऊपर एक यूनिट बन जाता है, और विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी एक यूनिट बन जाता है, कृष्णा नदी से सुदूर दक्षिण तक एक यूनिट। एकदम से हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन लगभग आप देखोगे एक यूनिट जैसा बन जाता है। जो मौर्यों का नियंत्रण था, मौर्यों का नियंत्रण था कुछ यहां तक नियंत्रण था मौर्यों का, ठीक है, मौर्यों का कुछ यहां तक नियंत्रण था, ठीक है। मौर्यों के पतन के बाद बड़ी संख्या में इन जो भी हमने बताया करीब करीब 400 वर्षों का, 500 वर्षों का इतिहास, इसमें विदेशी आक्रमणकारी राजवंश जिन्होंने सत्ता स्थापित की। हम उत्तर भारत की बात करें, हम विदेशी राजवंश की बात करें, हम इसमें इंडो ग्रीक, शक, पार्थियंस और कुषाण। इंडो ग्रीक, शक, पार्थियंस और कुषाण, और सुंग, कण्व, चैती वंश ओडिशा, यदि हम बात करें ना ए वाले इलाके में, मैं अभी अलग अलग लिखाऊंगा आपको, मैं तो कहूंगा एक बार अभी आप समझ लीजिए थोड़ा सा इसको, 2 मिनट फिर लिखिएगा, अलग अलग लिखाऊंगा मैं सबके बारे में, है ना। ए वाले इलाके में समझो इन राजवंशों का शासन इन 400-500 वर्षों में रहा। शकों का शासन वैसे गुजरात में भी रहा, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी रहा, महाराष्ट्र में नहीं बट गुजरात में, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी शकों का शासन रहा है, ठीक है। बी वाले इलाके की बात करेंगे हम तो यहां पे सातवाहन, मौर्यों के पतन के बाद,
लंबे समय तक शासन रहेगा। ठीक है। महाराष्ट्र और आंध्रा के एक बड़े भूभाग पे, तेलंगाना सहित, सातवाहन वंश का शासन होगा मौर्यों के पतन के बाद। ठीक है। सी वाले इलाके की बात करें हम, खास करके दक्षिण आंध्रा, तमिलनाडु, कुछ कर्नाटक का इलाका, कुछ केरल का इलाका, ऐसे करके है ना, इसको हम सी वाला एरिया बना लें हम। ठीक है। वहां पे संगम वंश के 3 राज्यों का, चेर, चोल और पांड्य। संगम इसलिए कहते हैं कि कवियों का संगम आयोजित किया जाता था शासकों के द्वारा। कवियों को बुलाया जाता था, उसमें साहित्यिक रचनाएं हुई हैं और उन रचनाओं के आधार पर उस काल को समझने में काफी योगदान। तो नीचे वाले इलाके को संगम काल कहते हैं, 2nd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी के बीच में। ठीक है। तो बी और सी तो एक फ्लो में है कि मौर्यों के पतन के बाद आया। यहां पे मौर्यों के पतन के बाद आया इंडो ग्रीक और सुंग। जब इनका पतन होगा तब कन्व आएंगे, इनका पतन होगा फिर ये अलग है, यहां शक होगा, फिर पार्थियंस होगा, फिर कुषाण होगा, ऐसे करके चलेगा। तो मौर्यों के पतन के बाद उत्तर भारत में इंडो ग्रीक और सुंग, महाराष्ट्र आंध्रा में सातवाहन, और सुदूर दक्षिण में पहले से पड़ोसी राज्य थे ये। बट उस समय एक राज्य के रूप में नहीं उभर पाया था। अशोक उल्लेख तो करता है, पहली बार राज्य के रूप में मौर्योत्तर काल में ही इनके उदय की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है। तो ये राजवंश, इसी का एक छोटा सा परिचय हम लेने जा रहे हैं। मकसद ऑब्जेक्टिव है, और ये जो विदेशी आक्रमण हुए हैं इनका जो प्रभाव हमें दिखा है वो साथ साथ हम थोड़ा डिटेल में, मतलब मेन बिंदु को समाहित करेंगे, क्योंकि वहां एक मेंस का स्कोप खुला रहता है। ठीक है। तो वो सब ध्यान में रख करके हम एक परिचय 1 by 1 देते जा रहे हैं। लिखें आप जरा कि मौर्योत्तर काल में, लिखें आप राजनीतिक परिचय। और इसमें पहला लिख लें आप विदेशी राजवंश, विदेशी राजवंश। उसमें पहला लिखें आप इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक ये जो लिखा हुआ है आपका, हिंद यूनानी। ठीक है। ब्रैकेट में लिख लें आप 2nd सेंचुरी बीसी से 1st सेंचुरी बीसी, 2nd सेंचुरी बीसी से 1st सेंचुरी बीसी। ठीक है। इसके बारे में लिखते चलेंगे आप कि मौर्यों के पतन के पश्चात सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत पर इंडो ग्रीक ने आक्रमण किया। सबसे पहले इंडो ग्रीक ने आक्रमण किया। ठीक है। मौर्यों के पतन के पश्चात। अब इनके बारे में जानकारी बहुत सारी है, मैं अपने हिसाब से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2-4 इंफॉर्मेशन वो सब ले रहा हूं मैं, है ना। अब लिखें आप एक नाम, अगला पॉइंट। एक प्रमुख शासक है मिनांडर या मिलिंद। 165 बीसी से 145 बीसी। ये राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था में जो भी बताने जा रहा हूं मैं, 99% आर्य शर्मा को ही बेस बना के बता रहा हूं। कोई दिक्कत होगी तो आप वहां देखेंगे, आप कुछ लगा आपको तो, है ना। कल्चर वाले में दायरा में हमेशा क्रॉस करता रहता हूं, मतलब कई किताबों की रीडिंग है उसके अंदर, कल्चर वाला जो खंड कराता हूं मैं आपको, उसमें और भी किताबों को कंसल्ट करता रहता हूं, जैसे एलवाशम वाली किताब है, कुछ और रेफरेंस बुक वगैरह रही है हमारी। तो क्लियर ना सभी को। अब जैसे देखो, 2 अलग अलग वंशों ने शासन किया, तो हम उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं हम, है ना। मिनांडर या मिलिंद 2nd
सेंचुरी बीसी में, 165 बीसी से 45 बीसी, है ना। यहां लिख लो आप, मिलिंद प्रश्न में भिक्षु नागसेन पहले भी लिखा चुका हूं आपको मैं, और राजा मिलिंद के बीच, भिक्षु नागसेन और राजा मिलिंद के बीच वार्तालाप का जिक्र है। ठीक है। इंडो ग्रीक ने जो आक्रमण किया था, तो इनका मेन शासन जो रहा, समझो पाकिस्तान के इलाकों पे ही रहा, पंजाब में और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में आक्रमण तो करते थे ये। कभी कभी जिक्र मिलता है कि गंगा घाटी पे भी इनका आक्रमण, यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, बट मेन इनका शासन जो रहा वो पाकिस्तान वाले इलाके में ही। अब हमने ये उल्लेख क्यों किया, क्योंकि एक विदेशी शासक होकर के भी इसने बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को संरक्षण और प्रश्रय। ठीक है, तो इसलिए हमने राजा मिलिंद का नाम लिया कि एक ध्यान रहेगा आपको, 2nd सेंचुरी बीसी के शासक हैं। एक और शासक का नाम लिखें आप, एंटिआल्कडस। एंटिआल्कडस ने हेलियोडोरस नामक अपने दूत को शुंग शासक ठीक है, जब इंडो ग्रीक का इधर शासन है तो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, इन सब पे शुंगों का शासन है। ठीक है, मौर्यों के पतन के बाद समझो उसका साम्राज्य एक तरफ इंडो ग्रीक है और एक तरफ शुंग है। तो एंटिआल्कडस ने हेलियोडोरस नामक दूत को शुंग शासक के दरबार में भेजा। देखो, हेलियोडोरस ने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। गरुड़ स्तंभ, और परम भागवत की उपाधि धारण की। ठीक है, परम भागवत की उपाधि धारण की। ठीक है, इसका बताने का बस मकसद इतना है यहाँ पे कि एक और विदेशी शासक है, अपने दूत को भेज रहा है शुंगों के पास, संबंध सामान्य हो रहे हैं तभी दूत को भेज रहा है, और वो खुद एक गरुड़ स्तंभ, जो विष्णु का वाहन है गरुड़, उसकी स्थापना कर रहा है विदिशा में। और परम भागवत यानी कुछ हिंदू यूनानी शासक बौद्ध धर्म को प्रश्रय दे रहे हैं, कुछ हिंदू यूनानी शासक ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म को भी। एग्जाम्पल केवल कल्चर का है, पॉलिटिकल हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, बस थोड़ा आपको आइडिया रहेगा कि हाँ ये शासक हैं हिंद यूनानी जिनका जिक्र हम कर रहे हैं। दूत का नाम इसलिए लिया कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शनल में जब एग्जाम हुआ करता था पहले, हर 2-3 साल पे ये सवाल पूछा करता था। जब ऑप्शनल हुआ करता था यूपीएससी में, जब ये जीएस वाला पैटर्न नहीं था, तो हर 2-3 साल पे इससे कोई ना कोई एक सवाल एग्जाम में
ठीक है, बहुत सारी डिटेल हैं इसके बारे में, मतलब कौन कब कहां कैसे शासन कर रहा है, उसका एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, आगे लिखें आप जरा, अभी रुक जाइए थोड़ा, थोड़ी देर बाद क्वेश्चन लेंगे। लिखें आप नोट करके कि सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में सोने के सिक्के जारी किए। भारत में सोने के सिक्के जारी किए और लेख युक्त सिक्के भी, लेख युक्त सिक्के भी। ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन हो गया, भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किए और सिक्कों पे लेख की परंपरा भी। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, उत्तर पश्चिम भारत में, नोट में लिखना है आपको, उत्तर पश्चिम भारत में यूनानी कला या हेलेनिस्टिक कला या हेलेनिस्टिक कला की शुरुआत जिसका प्रभाव गंधार कला पर दिखा। ठीक है, इंडो ग्रीक ने क्या क्या कंट्रीब्यूट जैसा किया, आगे लिखें, भारत में फलित ज्योतिष, भारत में फलित ज्योतिष मतलब जो हम ज्योतिष विधा होती है ना, जिसमें किन से ग्रहों का क्या प्रभाव है और क्या करने से जो है ग्रह दशा दूर हो सकती है ना, ठीक है, उसको फलित ज्योतिष कहते हैं, है ना। भारत में फलित ज्योतिष को लोकप्रिय बनाने में यूनानियों की महत्वपूर्ण भूमिका। आगे चल के देखेंगे, वराह मिहिर एक बड़े नाम हैं और ज्योतिष के वो अलग अलग सिद्धांतों की बात करेंगे। गुप्त काल में 5 अलग अलग सिद्धांतों की बात करेंगे, पंच सिद्धांति का। उसमें एक रोमक सिद्धांत, पॉलिश सिद्धांत, ये सब यूनानियों के बाद ही भारत में प्रचलन में। तो ज्योतिष के फील्ड में भारतीय विद्वान यूनानियों के ऋण को स्वीकार भी करते हैं, यूनानियों से हमने बहुत कुछ सीखा है। एक अपना वैदिक ज्योतिष भी है, जो ग्रहों वगैरह को देख करके गणना करके वो यज्ञ पे उसका बल होता था। एक फलित ज्योतिष है जिसमें आप क्या करें जिससे आपको फायदा होगा, कौन सा शुभ काम किस मुहूर्त में करें आप। अपने यहां भी ज्योतिष प्रचलित था, उसका संबंध यज्ञ से अधिक था। कुंडली समझते हैं ना सभी लोग, हाँ, तो कुंडली वाला जो कॉन्सेप्ट था कि भाई जरा मेरा कुंडली देखिए और बताइए मेरा भविष्य जो है भाग्य कब खुलेगा। ठीक है, तो इस अवधि से इस अवधि के बीच में जो है आपका मतलब, ठीक है, इस तरह की जो बात की जाती है ना। आगे लिखें आप, देखिए यूनानियों के प्रभाव में नाटक के पर्दे के लिए यवनिका,
नाटक या रंगमंच में पर्दे के लिए यवनिका तथा काली मिर्च के लिए यवन प्रिय शब्द। काली मिर्च के लिए यवन प्रिय शब्द लोकप्रिय हुआ। ठीक है, अब देखोगे जैसे हमने इंडो ग्रीक का एक परिचय दिया आपको कि मौर्यों के बाद पहला आक्रमण। ठीक है, कब से कब शासन रहा? मोटे तौर पे 2nd सेंचुरी बीसी से 1st सेंचुरी। किस इलाके में शासन रहा, एक आइडिया दिया, इतना ही। इसके बाद उसमें जितनी भी बातें बताई वो सब कल्चरल बातें हैं। समझ में आ रही बात सभी को ना? क्लियर ना सभी को? हम मेंस में भी बताएंगे इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं जरूरत पड़ी तो, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव के मकसद से भी इसे हम। जैसे क्या है कि भारतीय संस्कृति में हमारी संस्कृति बहुत समृद्ध है, बट जो लोग आकर बसते गए उससे भी हमने कुछ कुछ, उन्होंने भी हमसे लिया सीखा, वो यहीं के होके रह गए। हमारी भाषा को, हमारे धर्म को अपनाया। जब यहीं कर होकर रह जाते हैं तो कई पीढ़ियों के बाद यहीं पे विवाह वगैरह वर्ण व्यवस्था में समाहित हो जाएंगे। कोई बचेगा नहीं वर्ण व्यवस्था से, चाहे विदेशी क्यों ना हो, उनका भी कोई ना कोई वर्ण हो जाएगा, है ना? हमारी भाषा, लिपि, धर्म सब हमसे लेंगे। वो अपने साथ कुछ न कुछ वहां की जो परंपरा लाया हमने भी उसको। ठीक है, तो यूनान में रंगमंच काफी डेवलप था उस समय, थिएटर। ठीक है, तो जो पर्दा की परंपरा है वो यूनानियों ने यहाँ पॉपुलर होने में भी टाइम लगता है, धीरे धीरे। तो ये हो गया इंडो ग्रीक के बारे में छोटा सा परिचय। अब लिखें आप शक। इंडो ग्रीक के बाद लिखें शक। लिखें भारत में इंडो ग्रीक को विस्थापित करने में शकों की महत्वपूर्ण भूमिका। ये जो शक हैं ये मध्य एशियाई जनजाति हैं। शक कौन है? मध्य एशियाई जनजाति हैं जो लड़ने के लिए, लूटपाट के लिए ये भी जाने जाते हैं। चीन की जो दीवार बन गई थी तो ये चाइना में प्रवेश नहीं कर पाए। कुछ ईरान के इलाकों में, कुछ अफगानिस्तान में बस गए, कुछ भारत में बस गए। एक लंबा शासनकाल इनका भी रहा शकों का। लिख लीजिए आप जरा इनके बारे में ब्रैकेट में। शकों के बारे में लिखेंगे 1st सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी तक भारत के विभिन्न हिस्सों पर शासन। जैसे पंजाब, ब्रैकेट में कर लीजिएगा तक्षशिला, इनका मेन केंद्र था। पंजाब, कौमा, मथुरा एवं पश्चिम भारत। पश्चिम भारत में ब्रैकेट में कर लें आप गुजरात, मालवा, महाराष्ट्र के कुछ भूभाग पर। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें, गुजरात एवं मालवा के शकों ने लंबे समय तक शासन किया।
ठीक है, जैसे हमने कहा 1st सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी, तो ऐसा नहीं कि सभी ने, जैसे अफगानिस्तान में, पंजाब में, मथुरा में, महाराष्ट्र में एक अलग इकाई थी, वो कमजोर पड़ जाएंगे सातवाहनों के कारण। गुजरात मालवा में एक अलग, गुजरात और मालवा वाली जो इकाई थी इसने सबसे लंबे समय तक शासन किया। ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग इसी में लिखें। गुजरात की शाखा से संबंधित थे रुद्रदामा, शाखा जो ब्रांच है गुजरात वाली, गुजरात की शाखा से संबंधित थे रुद्रदामा। रुद्रदामा ब्रैकेट में कर लेंगे आप 130 से 150 ईस्वी। ठीक है, 130 से 150 ईस्वी रुद्रदामा है ना। रुद्रदामा का जिक्र किया था हमने मौर्यों के दौरान भी आपसे। अगला लिखे आप इसी के बारे में, रुद्रदामा के जूनागढ़ अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील का सुविशाख नामक अधिकारी के द्वारा, सुदर्शन झील का सुविशाख नामक अधिकारी के द्वारा पुनः उद्धार का उल्लेख मिलता है। ठीक है, पुनः उद्धार का उल्लेख मिलता है। लेकिन इसी में चंद्रगुप्त, ब्रैकेट में लिखेंगे पुष्यगुप्त, पुष्यगुप्त तथा अशोक ब्रैकेट में लिखना आप तुस्साफ, तुस्साफ, तुस्साफ। ठीक है, इसी अभिलेख में चंद्रगुप्त एवं अशोक का भी उल्लेख सुदर्शन झील के संदर्भ में मिलता है। सुदर्शन झील के संदर्भ में मिलता है। मैं समझा रहा हूं इस पॉइंट को। इसने कहा कि इस अभिलेख का जो निर्माण हुआ था, इस झील का निर्माण हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। किसने कराया था? पुष्यगुप्त ने। अशोक ने इसकी मरम्मत कराई तुस्साफ के द्वारा। फिर एक तरह से बंद पड़ा हुआ था, तो इसने भी वो कार्य अपने कंधों पे लिया और सुविशाख नामक अधिकारी ने इस झील का पुनः उद्धार। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन माना जाता है, सूचना। जैसे हमने क्या कहा, हेलियोडोरस का उल्लेख किया हमने, क्योंकि यूपीएससी का जो क्वेश्चन बैंक होता है, जैसे ऑप्शनल एग्जाम जब हुआ करते थे उसमें ये सुदर्शन झील भी, ऑप्शनल का पेपर आपको देखने का सौभाग्य नहीं मिला होगा, ठीक है, कि 9-10 साल पहले वो परंपरा बंद हो गई है ना। प्रारंभिक परीक्षा में एक जीएस का पेपर होता था और एक ऑप्शनल का पेपर होता था, सीसेट नहीं होता था। ऑप्शनल में 120 प्रश्न होते थे, जीएस में 150 प्रश्न होते थे, 100 नहीं। और दोनों के नंबर ऐड होके मेरिट बनते थे। ठीक है, अब उसमें जैसे हिस्ट्री, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट हिस्ट्री के हुआ करते थे। जैसे 10,000 रिजल्ट आना, तो जितने विषयों से जितने एप्लीकेंट है ना, उस हिसाब से सीट अलॉट किए जाते थे। तो इतिहास में 3,500 4,000 रिजल्ट। अब 120 क्वेश्चन में जो जितना स्कोर कर ले, अब तो उसमें कुछ चीजें तब भी यूपीएससी की बहुत फेवरेट हुआ करती थी। प्राचीन काल में से अशोक के अभिलेख से सवाल पूछना, ठीक है, सुदर्शन झील पे सवाल आना,
हेलियोडोरस पे मतलब पता नहीं क्या प्यार था हेलियोडोरस से, मतलब ठीक है। वो 2-3 बातें हैं। वो दरबार में गया था, परम भागवत की उपाधि ली, कहां पे उसने गरुड़ स्तंभ की स्थापना कराई थी, विदिशा में। इन्हीं 4 बातों में से कोई ना कोई एक तथ्य पूछ लिए जाते थे। उसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए कहीं कहीं मैं भी इस तरह का इंफॉर्मेशन आपको, क्वेश्चन बैंक उनके पास होता ही है ना अपना एक, कब क्वेश्चन रिपीट कर दें वो, और कल्चरल एक डेवलपमेंट भी है आपका। तो सिंचाई के लिए काम करना एक बड़ी बात है, तो रुद्रदामा का ऐसे उल्लेख मिलता है। एक और पॉइंट लिखें, रुद्रदामा का यह अभिलेख संस्कृत में है। यह अभिलेख संस्कृत में है, ठीक है। नोट करके यहां एक पॉइंट और लिख लें आप, लिखें 57 या 58 बीसी में उज्जैन के विक्रमादित्य नामक शासक ने शकों को पराजित किया और इसी उपलक्ष्य में विक्रम संवत की शुरुआत की। विक्रम संवत की शुरुआत की। धीरे धीरे विक्रमादित्य उपाधि के रूप में अत्यंत ही लोकप्रिय हुई। ठीक है, तो कोई भी शासक जो थोड़ा शक्तिशाली होता था या विदेशियों के आक्रमण को रोकता था तो उपाधि लेने लगा विक्रमादित्य। ठीक है, एक गुप्त वंश के चंद्रगुप्त हैं, उन्होंने भी विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। मुगल काल में जब हम पढ़ेंगे, हेमू का जिक्र आएगा पानीपत के दूसरे युद्ध के दौरान। हेमू ने भी विक्रमादित्य की उपाधि, ऐसे कई शासक जो हैं, लोग नाम भी रखते हैं विक्रमादित्य, है ना। मालवा में ही किसी शकों को हराया होगा। विक्रम संवत यानी एक तरह संवत का मतलब होता है गणना वर्ष की, इसका आगे भी यूज हुआ है। आज भी हम विक्रम संवत का यूज, विक्रम और शक संवत जो हमारी अपनी देसी गणना की विधि है, उसे हम आज भी यूज करते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं क्या, विदेशी राजवंशों के बारे में। सबसे पहले कौन आए, इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक के हटा करके कौन आ गए, शक। बट ये गुजरात में रह गए लंबे समय तक। बाकी पंजाब और मथुरा वाले शकों को हटा देंगे कुषाण। बट शकों के बाद थोड़ा लिख लें पार्थियंस के बारे में। लिखे पार्थियंस, लिखो अब, ईरान के रहने वाले पार्थियंस, कॉमा, 1st सेंचुरी एडी से 2nd सेंचुरी एडी तक शासन। 1st सेंचुरी एडी से 2nd सेंचुरी एडी तक शासन, कॉमा, शकों के समानांतर पाकिस्तान के कुछ हिस्सों पर शासन। ठीक है,
जब शकों का शासन था उसी समय ऐसा माना जाता है कि कुछ हिस्सों पे इनका भी शासन, ईरान और सिंध वाली सीमा मिलती है, बलूचिस्तान सिंध की सीमा, ठीक है, कुछ हिस्सों पे वहां शकों को इन्होंने कमजोर करके लिए अपने लिए जगह बनाई थी, पैरेलल शासन रहा है, ठीक है। इसका एक शासक है जिसका नाम आर्य शर्मा उल्लेख करते हैं, लिखें आप अगला पॉइंट, गोंडो फर्निस। लिखें गोंडो फर्निस नामक शासक, ब्रैकेट में कर लीजिए 1st सेंचुरी एडी, मतलब ये 20 से 41 ईस्वी तक है, तो डेट का कोई रोल नहीं है। जहां जहां डेट है, डेट कभी कभी क्या होता है आपको कई क्वेश्चन को ना रीजनिंग करने में हेल्प करता है। याद करना हो तो मैं फोर्सफुली कहता है कि आप इसको याद रखिएगा, याद नहीं रखना है, पढ़ने के दौरान केवल आइडिया रखना है। आक्रमणकारियों का क्रम, पहले कौन आया तो इंडो ग्रीक, फिर कौन आया तो भाई शक, फिर कौन आया तो पार्थियंस, थोड़ा क्रम हमें रखना है। कॉमा देकर लिखो, इसी के शासन काल में संत थॉमस नामक ईसाई यात्री की भारत यात्रा, इसी के शासन काल में संत थॉमस नामक ईसाई यात्री की भारत यात्रा ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन हो गया आपका। अब इसके बाद देखिए कुषाण। कुषाणों के बारे में लिख लें आप 1st सेंचुरी एडी से 3rd सेंचुरी एडी तक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में 10-12 इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, है ना। अब देखो, जैसे कुषाणों ने भी, ये मध्य एशिया के रहने वाले, जब ये आक्रमण करेंगे इन सब इलाके से शकों को ये साफ करते चले जाएंगे। ये जो इलाका है शक का, ये तो रह गया, यहां पे शक लंबे समय तक रह गए, और इन सब इलाकों तक कुषाणों की सत्ता बन जाएगी। तो एक बड़े भूभाग पे कुषाण शासन करेंगे, उसी समय गुजरात में शकों का भी शासन रहेगा, क्योंकि शकों का भी शासन 3rd सेंचुरी एडी तक है, कुषाणों का शासन भी 3rd सेंचुरी एडी तक है, ठीक है। और इस वाले इलाके में सातवाहन का शासन होगा उस समय। अभी लिखना नहीं है, जितना लिखाऊंगा उतना ही लिखना है, धीरे धीरे सारी चीजें एडजस्ट हो जाएंगी। यानी कुषाण कहने का मतलब है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश यानी बनारस तक, ठीक है। अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान का कुछ इलाका, चीन का कुछ इलाका, मतलब चीन का नहीं, मतलब ईरान का कुछ इलाका, ठीक है, अफगानिस्तान, है ना, पाकिस्तान का एक बड़ा इलाका, हरियाणा, दिल्ली, सब एक बहुत बड़े भूभाग पे कुषाणों का शासन। उसी के समकक्ष, कुषाणों के समकक्ष ही गुजरात में शक भी रह गए, क्योंकि शकों को बाकी हटा दिया उसने, खदेड़ दिया, और इस वाले इलाके में सातवाहन। तो आप समझ लो एक तरह से 1st सेंचुरी एडी से 3rd सेंचुरी एडी के बीच में ये 3 राजवंशों का शासन, ये मेन है जिनका शासन रहा है, ठीक है। उत्तर भारत में गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र के इलाकों में। कुषाणों के बारे में लिखो आप, पहला पॉइंट, भारत पर 2 राजवंशों ने शासन किया। भारत पर 2 राजवंशों ने शासन किया, कड़फीसस एवं कनिष्क। कड़फीसस एवं कनिष्क 2 राजवंशों ने शासन किया, है ना।
अगला पॉइंट लिखो, मध्य एशियाई जनजाति जिसे यूची एवं तोखाड़ी भी कहा गया है, जिसे यूची एवं तोखाड़ी भी कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट लिखें आप, मध्य एशिया के कुछ भूभाग से लेकर बनारस तक का क्षेत्र इनके अधीन कॉमा देखे लिखें, 3 नदी घाटियों पर नियंत्रण, 3 नदी घाटियों पर नियंत्रण, लिख लें आप, गंगा, सिंधु एवं ऑक्सस, गंगा, सिंधु एवं ऑक्सस नदी घाटी। ठीक है, लिखें आप एक और पॉइंट, चीन से मध्य एवं पश्चिम एशिया की ओर जाने वाला रेशम मार्ग, चीन से मध्य एवं पश्चिम एशिया की ओर जाने वाला रेशम मार्ग कुषाणों के क्षेत्र से होकर जाता था, रेशम मार्ग, सिल्क रूट, होकर जाता था। यह रेशम मार्ग कुषाणों के क्षेत्र से होकर जाता था। यह कुषाणों की समृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण था। यह कुषाणों की समृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण था। आर एस शर्मा वाली किताब में एक चैप्टर है शिल्प, व्यापार और नगरों का विकास करके, है ना। उसमें प्राचीन व्यापारिक मार्ग का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अभी देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं रेफरेंस दे रहा हूं आपको। उसमें बताया गया है कि चाइना से, जैसे कासगर से निकल करके कैसे वो बैक्ट्रिया, काबुल तक आना, फिर पश्चिम एशिया की तरफ जाना या भारत की तरफ आना। एक आइडिया रखिएगा, क्योंकि सिल्क रूट ना आज चर्चा में बहुत रहता है। आपने चाइना की जो पॉलिसी आपने देखी होगी, इनसर्कल इंडिया की पॉलिसी, भारत को घेरने की नीति, और चाइना जो एक आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की जो एक पॉलिसी लेकर के चल रहा है पूरा वो, ठीक है, उसमें अक्सर सिल्क रूट का वो जिक्र करता है। वो आपको सारे पॉइंट याद नहीं रखने, कासगर से निकला, फिर बैक्ट्रिया पहुंचा, बैक्ट्रिया से काबुल। हमने पहले भी कहा मैप सारा देखते जाइएगा, जब पढ़ते जाइएगा तो आप उसमें दिया हुआ सिल्क रूट के बारे में कि भाई ये रूट जो था, क्योंकि कुषाणों का नियंत्रण था। चाहे अफगानिस्तान, आप सिल्क लेकर भारत पे आओगे तब भी कुषाणों का नियंत्रण, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया में जाओगे तब भी कुषाणों का नियंत्रण। कुषाणों की इससे खूब आय हुई। ठीक है, आगे लिखें आप, लिखें अगला पॉइंट, कुषाणों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक के रूप में कनिष्क का उल्लेख मिलता है।
उल्लेख मिलता है। कनिष्क का शासनकाल वैसे माना जाता है, वैसे तो देखो किसी का डेट क्लियर नहीं है, सब अनुमान पे आधारित है। थोड़ा बहुत जितना भी डेट बात कर रहे हैं हम लोग, कहीं कहीं बस क्लियर है। 78 ईस्वी से 101 ईस्वी कनिष्क का शासनकाल लिख लीजिए, आप एक आइडिया रहेगा। 78 ईस्वी से 101 ईस्वी देखिए आप, इसकी 2 राजधानी थी। पेशावर ब्रैकेट में कर लीजिएगा पुरुषपुर, ठीक है, एवं मथुरा को ब्रैकेट में करिएगा आर्थिक राजधानी। ठीक है, 2 राजवंशों ने शासन किया। कनिष्क को सर्वाधिक शक्तिशाली लोकप्रिय शासक कनिष्क वंश का संस्थापक भी है ये। 2 राजधानी होगी, कहां कहां हो गई? पेशावर और मथुरा। नेक्स्ट लिखें, 2 नगरों की स्थापना। नाम लिख लेंगे आप, कनिष्कपुर, ब्रैकेट में कर लीजिए कश्मीर, और सिरकप, ठीक है, ठीक है, ब्रैकेट में कर लीजिए आप तक्षशिला, ठीक है। जैसे दिल्ली है, आप समझने के लिए कि अलग अलग दौर में दिल्ली का इलाका डेवलप हुआ है। जो मेहरौली के आसपास का एरिया है, सबसे पहले वहां तोमर राजवंश ने अपना केंद्र बनाया था उसे, फिर उस पर चौहानों ने कब्जा किया, फिर उस पर कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी ने कब्जा किया, ठीक है, वैसे एक इलाका हो गया। थोड़ा उससे दूर एक सीरी फोर्ट एरिया है, अलाउद्दीन खिलजी ने उस एरिया को डेवलप किया था, सीरी फोर्ट है ना। उसी से नजदीक पर थोड़ा दूर भी है एक तुगलकाबाद एरिया है, गयासुद्दीन तुगलक ने डेवलप किया। आईटीओ के नजदीक देखोगे फिरोज शाह कोटला एक पूरा एरिया है, फिरोज शाह तुगलक के समय एरिया थोड़ा डेवलप हुआ। अलग अलग दौर में शासक को बसाने का मतलब क्या हुआ? वहां कुछ मुख्यालय, कार्यालय, 10-5 बिल्डिंग, छोटे मोटे बाजार। जब शासक और उसका प्रशासनिक कार्यालय होता है तो आसपास वैसे ही थोड़ा वो मजमा वहां लग जाता है, एक्टिविटी शुरू हो जाती है। ऐसे ही फिर जैसे मान लो पुराना किला, यदि आइडिया हो दिल्ली में किसी को, हुमायूं और शेरशाह ने मिलकर उसे डेवलप किया, इंद्रप्रस्थ के आसपास वाला इलाका। चांदनी चौक और ये वाला एरिया जो लाल किला है, शाहजहां के समय डेवलप हुआ। आज आप देखोगे जो एक दिल्ली का इलाका है जहां पे नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन, पीएम आवास, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, ये सब है, ये सब अंग्रेजों के समय डेवलप हुआ, इंडिया गेट वाला इलाका। अलग अलग दौर में अलग अलग इलाके डेवलप। अभी देखोगे नया संसद भवन जो बन रहा है, वॉर मेमोरियल बना है, पीएम आवास बन रहा है, उपराष्ट्रपति आवास बन रहा है, ये सब प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में डेवलप। 200 साल बाद ऐसे पढ़ाया जाएगा। मैं तो नहीं रहूंगा उस समय, या आप भी शायद नहीं रहेंगे उस समय, मैं आपके बारे में क्यों कहूं? मतलब आपके बारे में तो दुआ करूंगा आप रहें, ठीक है ना, बट प्रैक्टिकली अपने बारे में तो कह ही सकता हूं मैं कि मैं तो नहीं रहूंगा उस समय, बट कोई ना कोई, यदि क्लासेस चल रही तो कोई बता रहा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के काल में ये राजनीतिक तरीके से डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। और यदि यही सरकार चलती रही तो ठीक, यदि सरकार कभी बदल गई 5 वर्षों में, 10 वर्षों में, तो एक मेजर डेवलपमेंट अभी और होगा दिल्ली में, ये मेरा अनुमान है, ठीक है। मतलब एक मेजर डेवलपमेंट अभी और होगा दिल्ली में, मेरा अनुमान है ना। राजनीति को जितनी बहुत थोड़ी बहुत समझता हूं उस हिसाब से मुझे लगता है कि एक डेवलपमेंट अभी और होगा। खैर,
अब जैसे शिक्षा के केंद्र की बात करें हम लोग, तो धीरे धीरे डीयू के बहुत सारे कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय का जो मेन कैंपस वगैरह है सब जो बना था, जब आज का राष्ट्रपति भवन जब उस समय नहीं बना था तो वायसराय यहीं पे रहते थे, जो विश्वविद्यालय का मेन कैंपस है। धीरे धीरे आसपास का इलाका पूरा डेवलप हुआ, कई सारे कॉलेज बनते चले गए इस कैंपस वाले एरिया में। कभी जेएनयू बना इंदिरा जी के दौर में, ठीक है, मतलब है ना, किसी दौर में दिल्ली आईआईटी बना। मतलब शिक्षा के कारण भी दिल्ली शहर का विकास, आप देखोगे एक समय दिल्ली में ना औद्योगिक गतिविधियां बहुत होती थी, पर दिल्ली से शिफ्ट कर दी गई हैं उसे। औद्योगिक शहर के रूप में भी इसकी पहचान रही है, बट पुरानी बात है वो, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर देखोगे आप, कम से कम 3-4 एरिया ऐसा है दिल्ली का जिसमें मुखर्जी नगर, करोल बाग, राजेंद्र नगर का एरिया, जेएनयू के पास जिया सराय का एरिया, और यहां नजदीक ही पड़ता आईटीओ के पास लक्ष्मी नगर का एरिया। ये 4 एरिया ऐसे वो सीएस वगैरह को लेकर के खास करके जाना जाता है ना। शिक्षा के कारण इस एरिया में अच्छी खासी आबादी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के। बताने का मकसद ये है कि अलग अलग कारणों से अलग अलग दौर में शहरों का विस्तार, ठीक है। दिल्ली से चूंकि आसानी से आप समझ सकते हैं थोड़ा इसका एक अच्छा खासा, ऐसे आप अपने अपने शहरों को भी नोटिस कर सकते हैं आप, आर्थिक कारणों से, राजनीतिक कारणों से, प्रशासनिक कारणों से, धार्मिक कारणों से भी छोटी मोटी पहचान है दिल्ली की। जैसे निजामुद्दीन औलिया का एक दरगाह है ना, बहुत पुराना दरगाह है वो। निजामुद्दीन एक बड़े जाने माने सूफी संत हैं, चिश्ती संत हैं, जिन्होंने कहा था अभी दिल्ली दूर है। किसी गयासुद्दीन तुगलक नामक शासक को कुछ विवाद हुआ था, तब उन्होंने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है। हाँ, वैसे छतरपुर का जो इलाका है, मतलब वहां भी देवी पूजा को लेकर के, झंडेवाला के आसपास का एरिया है, मतलब आप देखोगे तो धार्मिक कारणों से भी कुछ हिस्सा ऐसा है दिल्ली का, ठीक है, जिसकी उसकी पहचान। अलग अलग कारणों से शहर का विस्तार, समझ में आ रही बात सभी को? बहुत सारे शहर, अमृतसर है, धार्मिक कारणों से ही पहचान बननी शुरू हुई थी उसकी। अजमेर है, राजनीतिक पहचान थी उसकी, बट धार्मिक पहचान बड़ी पहचान बन गई उसकी। नागौर है, धार्मिक पहचान से शुरू हुई थी उसकी पहचान, फिर राजनीतिक पहचान भी बन गई उसकी। ऐसे बहुत सारे शहर होते हैं जो राजनीतिक से धार्मिक, धार्मिक से राजनीतिक, कोटा है। अब कौन, मतलब इस समय इंडिया में कौन नहीं जानता है कोटा को, ठीक है, शिक्षा के केंद्र के, जैसे हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। कहीं भी चले जाओ नॉर्थ इंडिया में, जितना में जो घूमने का अनुभव, हर कोई कोटा की तरफ एक बार इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने तो अपने बच्चों को कोटा भेजते हैं हम, ठीक है। बात समझ में आ रही है सभी को ना? ऐसे ही थोड़ा अवेयर रहेगा इन सब चीजों को लेकर के भी, कहीं कुछ नजर पड़े तो ध्यान रखना होता है थोड़ा। शहरों का ऐसे पहचान बनती चली जाती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कुषाणों की, तो कनिष्कपुर और सिरकप, ठीक है, 2 राजधानी, 2 शहर। आगे लिखें आप, लिखें कि चौथी बौद्ध संगति का आयोजन चौथी बौद्ध संगति का आयोजन याद है सभी को? ठीक है, कॉमा लेके लिखें। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत, शक संवत की शुरुआत। शक संवत हम आज भी यूज करते हैं हम। 78 कहने का मतलब हो गया एक, ठीक है, 78 कहने का मतलब हो गया एक, जैसे गन्ना। 57 बीसी का मतलब एक मान लिया गया उसे, ऐसे समझ के चलिएगा आप उसे, ठीक है। आगे लिखें आप, गंधार एवं मथुरा कला को संरक्षण, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे हम। गंधार एवं मथुरा कला को संरक्षण कनिष्क के समय ही। कनिष्क का शासन काल जो है बहुत महत्व रखता है, ठीक है। आगे लिखें आप,
कई विद्वानों को संरक्षण, जैसे चरक, ये आयुर्वेद में एक बड़े नाम है चरक, है ना। चरक हैं, सुश्रुत हैं, ये लोग बड़े नाम है ना। इनके बारे में अलग से बात करेंगे हम जब प्राचीन भारत में विज्ञान की बात करेंगे आपसे। चरक कौमा वसुमित्र, कौमा नागार्जुन, ये माध्यमिक संप्रदाय वाले हैं। नागार्जुन जो महायान का जो संप्रदाय बताया था मैंने आपको, ठीक है, माध्यमिक या शून्यवाद, योगाचार्य विज्ञानवाद। योगाचार्य विज्ञानवाद के संस्थापक कौन थे? वेरी गुड, मैत्रेय। और दो विद्वानों का और नाम बताया था उसमें, असंग एवं वसुबंधु। तीन ही चार नाम आए हैं उभर करके सामने। हमने तभी कहा था पर संप्रदाय का नाम ध्यान रखिएगा। हरी बात समझ में सभी को ना। इधर नागार्जुन का मैंने जिक्र किया था आपसे, ये वही नागार्जुन की बात कर रहे हैं। दो नागार्जुन हो गए, एक नागार्जुन है मिलिंद प्रश्न वाले और एक नागार्जुन है ये। मिलिंद प्रश्न वाले को नागार्जुन या नागसेन दोनों नाम से जाना जाता है। इसी में लिखे अश्वघोष, अश्वघोष। यहां पे ब्रैकेट में अश्वघोष की रचनाओं का नाम लिख लेंगे आप। बुद्ध चरित, कौमा सौंदरानंद, बुद्ध चरित सौंदरानंद, ठीक है। तो ये विद्वानों को भी संरक्षण दे रहा है। चौथी बौद्ध संहिता यानी महायान बौद्ध धर्म इसी के समय आया है। तो केवल कनिष्क की बात करें हम तो काफी सारे आपको डेवलपमेंट दिखेंगे भारतीय। शक संवत जिसे हम आज मानते हैं, तो जैसे आज शक संवत को हम गणना में लेते हैं, विक्रम संवत को लेते हैं। हम एक बार भी नहीं कहते कि शक संवत को नहीं लेंगे हम ऑफिशियल गणना में। किसी विदेशी ने इसकी शुरुआत की है, शक भी विदेशी थे। कई बार क्या होता है, विदेशियों का पैमाना भी हम सोच समझ कर लेते हैं, हम किसे माने और किसे ना माने। समस्या यही पैदा होती है, या तो सबको मान ले या नहीं माने हम। समझ में आ रही बात सभी को ना। जो एक बहस चलती है राजनीति में ना, धीरे धीरे आप देखोगे बहुत सी चीजों को हमें पता नहीं चलता ना कब हमने जीवन में, हमसे दुनिया में कितने लोगों ने सीखा। वो थोड़ी कहते कि भाई हम योग नहीं करेंगे। हम सऊदी अरब में पढ़ रहा था कि भाई वहां योग को अनिवार्य किया जा रहा है खेल गतिविधि के रूप में, एक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के रूप में योग को अनिवार्य करने की वहां योजना, स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जा रहा है साइंटिफिक। दुनिया में आदान प्रदान चलता रहता है ना। हम कभी बहुत बंद रहे हैं, बाहर से भी जो आ गए, या ऐसे भी व्यापारियों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से भी आदान प्रदान की प्रक्रिया। हमने सीखा भी बहुत कुछ है, सिखाया भी बहुत कुछ है, ठीक है। तो जो आज का दौर होता है ना, बहुत सारी चीजों को अपने साथ समेटे हुए रहता है। आगे लिखे आप, देखिए आपकी कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की। देवपुत्र की उपाधि धारण की, कौमा देव कुल की शुरुआत की। देवकुल मतलब शासकों की मूर्तियां, है ना। देवकुल यानी शासकों की मूर्तियां स्थापित करने की परंपरा किसी एक जगह पे, है ना। देवकुल की शुरुआत की तथा दिनार नामक सोने के सिक्के जारी किए। ये सब द से ही है, देवकुल, देवपुत्र और दिनार, ठीक है। सोने के सिक्के जारी किए। एक और पॉइंट लिखें आप कि प्राचीन भारत में
गुणवत्ता के दृष्टिकोण से प्राचीन भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से कुषाणों के सोने के सिक्के सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। ठीक है, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? इंडो ग्रीक ने। मतलब सिक्कों में जो सोने की क्वालिटी है उस हिसाब से कुषाणों के सिक्कों को सर्वश्रेष्ठ माना गया। माना जाता है कि इनको या तो रेशम व्यापारियों से आय होती थी या मध्य एशिया में कोई स्वर्ण खान है वहां से इनका नियंत्रण था। ठीक है, और नोट करके लिखे आप एक पॉइंट लिखे, शकों एवं कुषाणों के प्रभाव में भारत में लंबे कोट, पगड़ी, कुर्ता एवं पायजामा, चमड़े के जूते, इत्यादि का प्रचलन हुआ। ठीक है, आर्य शर्मा कहते हैं कि जो शेरवानी जो आज प्रचलित है, आप मान के चलिए कि शकों और कुषाणों ने ही भारत में तरह से शुरू किया उसे। पगड़ी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत लोग, ठीक है, भारत में शुरुआत ही इन्होंने की, मतलब ठीक है, जो कहते हैं कि उसके पहले कोई ऐसा एग्जाम्पल हमें नहीं मिलता है। तो अलग अलग दौर में कुछ कुछ चीजें, जैसे एक चाय की केतली आप देखते होंगे, चाय की दुकानों पे अक्सर केतली, जैसे चाय, ठीक है ना, आर्य शर्मा से कहते हैं टोटी वाले बर्तन, है ना, मध्य एशिया में प्रचलित रही है और भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय शकों और कुषाणों को। ठीक है, तो अलग अलग दौर में अलग अलग चीजें जुड़ती चली गई हैं। ठीक है, नोट में एक और पॉइंट लिखें आप, कुषाण शासकों ने ब्राह्मण धर्म, लेकिन जैसे वासुदेव एक शासक का नाम, कुषाणों के जो मतलब एक लंबी परंपरा है वंशावली, उसमें एक शासक का नाम ही वासुदेव है। कृष्ण को हम वासुदेव कहते हैं। तो कुषाणों ने ब्राह्मण धर्म, कौमा देखिए लिखें आप, बौद्ध धर्म, ठीक है, एवं जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। एक कुषाण शासक हैं हुविस्क, उन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया था, ब्रैकेट में लिख लें आप, हुविस्क ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। ठीक है, तो ये है कुछ इंफॉर्मेशन विदेशी राजवंशों और कल्चर से जुड़े हुए। इंडो ग्रीक 2nd सेंचुरी बीसी से 1st सेंचुरी बीसी, ठीक है, इस वाले इलाके में पाकिस्तान वाले इलाके में आक्रमण करते थे आगे, इनको रिप्लेस किया शकों ने। इन सब इलाकों में शकों का शासन
पार्थियंस ने थोड़े समय के लिए शकों को यहां पर रिप्लेस किया, फिर कुषाणों ने शकों को रिप्लेस किया, शक यहीं तक सिमट कर रह गए, ये सब इलाका कुषाणों के पास चला आया। समझ में आ गई बात ना? तो एक जितना क्रम बनता है वो इस तरह का क्रम बनता है इनका, और साथ साथ जो इनके कंट्रीब्यूशन है, जो प्रमुख प्रमुख बातें वो हमने आपको नोट करा दी है। ठीक है। मौर्यों के पतन के बाद उत्तर भारत में ही हमने बताया था इधर सुंग वंश का शासन रहा है। एक समय ऐसा था, चूंकि सुंग जो थे इंडो ग्रीक के समकालीन थे, तो यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, इन सब इलाकों पे सुंगों का शासन था। देखें आप, शुंग वंश, ब्रैकेट में लिख लें आप, 185 बीसी से 75 बीसी। ठीक है। संस्थापक लिख लें आप पुष्यमित्र सुंग। अब सुंगों का शासन कब से कब है? 2nd सेंचुरी बीसी से 1st सेंचुरी बीसी। यही इंडो ग्रीक का है, तो दोनों समकालीन हो गए। यही कॉन्सेप्ट बस आपको समझना है। डेट तो नहीं रह पाएंगे जहन में, बहुत सारे डेट हैं। थोड़ा सदी भी रह जाएगा ना, मतलब क्या चाहिए इस समय से इस समय था, तो आपको बहुत क्वेश्चंस में देखोगे, पीटी में खास करके काफी हेल्प मिलता है कालखंड की समझ होने से। संस्थापक लिख लिया आप, इसके बारे में 2 दिन बाद लिख लें आप। एक तो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या, कर सुंग वंश की स्थापना की। ब्रैकेट में लिख लेंगे आप, ये ब्राह्मण वर्ण से इनका संबंध। जैसे समझने के लिए कि कहा जाता है कि भाई क्षत्रियों का काम शासन करना है, तो आपको प्राचीन भारत में क्षत्रिय शासक तो मिलेंगे ही, ब्राह्मण शासक भी मिलेंगे, वैश्य शासक भी मिलेंगे, शूद्र शासक भी मिलेंगे कहीं कहीं आपको। कोई, इसलिए हमने कहा कि आदर्श व्यवस्था ऐसा नहीं कि सब उसको मानते ही रहे हों। जैसे सातवाहनों ने भी दावा किया कि हम भी ब्राह्मण हैं, माना भी जाता है उन्हें ब्राह्मण। ठीक है, तो ये भी समझने के लिए है। जो गुप्त वंश पढ़ेंगे उन्हें वैश्य माना गया है। ठीक है, तो अलग अलग राजवंशों का शासन रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब क्षत्रियों का ही शासन रहा है। ठीक है, तो पुष्यमित्र, एक और पॉइंट लिखे इनके बारे में कि पुष्यमित्र के समकालीन महाभाष्य के लेखक पतंजलि तथा मनुस्मृति के लेखक मनु, ठीक है। अब ये कल्चर का इंपॉर्टेंट हो गया आपके पास, है ना। महाभाष्य जो है पतंजलि का, वो किस पे रचना है? वो संस्कृत व्याकरण पे है।